Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to start with the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, which is first chapter of chemistry class 11. So before start so in this chapter we have to study the basic terms which we are further going to use in chemistry. So our first topic is atom. तो एटम किसको बोलेंगे? इट इज़ दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, बट टेक्स पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन, मतलब कोई भी केमिकल कम्बिनेशन में पार्ट लेता है, जैसे कि कार्बन हो गया, बेरिलियम हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, नॉट H2, ये सबको हम लोग एटम नहीं बोलेंगे. ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो एटम से मिलके बना हुआ है, एक से ज़्यादा एटम, मॉलिक्यूल बोलेंगे. तो इसके बाद देखिए, द मोस्ट कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम आर. तो एटम के अंदर में क्या क्या मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. मतलब एटम क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. ये तीनों चीज़ से मिलके बना हुआ है हम लोग का एटम. इसके बाद हम लोग का जो थर्ड चीज़ पढ़ना है वो है मास नंबर के बारे में. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम को ही मास नंबर हम लोग बोलते हैं. इसके बाद हम लोग को जानना है एटॉमिक नंबर के बारे में. एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. मतलब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड केटायंस. देखिए, केटायन किसको बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं केटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं एनायन. मतलब देखिए, कुछ भी, मतलब H+ हो गया, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केटायन. और जैसे कि Cl- हो गया, इसमें नेगेटिवली चार्ज है, इसको बोलेंगे एनायन. इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ये है आइसोटोप्स के बारे में. आइसोटोप्स क्या होता है? एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर. देखिए, इसमें क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है बट डिफरेंट मास नंबर. मास नंबर अलग होता है. अब देखिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? जैसे कि कोई भी नंबर देखिए, जैसे कि क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका जो मास नंबर होता है 35.5 हम लोग कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो ये जो दिखाता है वो क्या है? एटॉमिक नंबर, और इसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर. ठीक है, मास नंबर के बारे में ऊपर में बताया था क्या होता है. तो वैसा एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है और अलग मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर. जैसे कि देखिए, क्लोरीन 17 हो गया ना, तो इसका जो क्लोरीन होता है, इसका आइसोटोप्स क्या होता है? 17, एक का 37 होता है मास नंबर, और यही क्लोरीन 17 का किसी का 34 आसपास होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस सब केस में? इसका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज आता है हम लोग का 35.5. ठीक है, इसके बाद देखिए, एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है? AMU इट रिफरेंस मास यूनिट. इट इज अ रिफरेंस मास यूनिट. क्या है ये? एक रिफरेंस मास यूनिट है. मतलब हम लोग रिफर करते हैं. रिफर किससे करते हैं? कार्बन से. देखिए, 1 AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12. कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं 1 AMU कंसीडर करते हैं. उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सल्फर. सल्फर का अगर 32 U है, ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स? 32 म्यू क्या चीज को दिखाता है? 32 म्यू दिखाता है कि, देख लीजिए, दिस मीन्स दैट मास ऑफ सल्फर इज 32 टाइम्स. 32 टाइम्स किसका है? कार्बन का जो एटम है उसका 12 भाग. जैसे कि कार्बन को 12 AMU कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो 12 बाय कार्बन का जो मास है, ठीक है, उसका 1/12, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 1 AMU. ठीक है, तो 12 कार्बन 12 का जो भी मास है उसका 12 भाग का 32 टाइम्स को ही क्या हो जाएगा? 32 AMU का मतलब. ठीक है, 32 म्यू.
उसके बाद है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, 1 मोल कोई भी चीज़ का एटम या ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अ कंपाउंड कंटेन्स 40 इसके बाद देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंपाउंड कंटेन्स 40.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96। व्हाट आर इट्स इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर ग्लूकोज कंसीडर करते हैं तो क्या होता है ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसमें अगर कॉमन देखें, कॉमन क्या चाहिए, कॉमन 6 है, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। तो देखिए इसमें हम लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग टोटल जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसको 100 ग्राम कंसीडर कर लेना होगा। तो अगर 100 ग्राम कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए 4.07% हाइड्रोजन है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 4.07 ग्राम हो जाएगा जो भी हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 24.27 कार्बन ले रहे हैं, तो 24.27 क्या हो जाएगा ग्राम में हम लोग ले लिए, ठीक है, और इसको भी हम लोग इतना ही ग्राम ले लिए। उसके बाद मोल्स अगर निकालना चाहे, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 4.07, ये क्या चीज़ का है हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1.008 ग्राम, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल आ गया 4.04 मोल, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग मोल ऑफ कार्बन निकालें, कार्बन का गिवन मास था 24.27 और इसका मोलिकुलर मास होता है मोलर मास 12.01 ग्राम होता है, तो ये हो जाएगा 2.021 मोल मतलब। इसके बाद देखिए मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का अगर मोल निकाले तो गिवन मास था 71.65 और ये दिया हुआ है 35.49, तो लगभग 2.021 ये मोल हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग का हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का तीनों का नंबर ऑफ मोल आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन का आया था 4.04, तो लिखते हैं 4.04 इज टू 2.021 इज टू 2.021। अगर इसको हम लोग सिंपल होल नंबर में लाना है तो हम लोग को क्या करना होगा 2.021 से डिवाइड करना होगा। 2.021 से अगर डिवाइड करते हैं तीनों साइड 2.021 तो हम लोग को क्या मिलता है 2 बार में हो गया, ये भी 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में मतलब हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में। तो हम लोग को क्या सिंपल होल मतलब रेशियो क्या मिला 2:1:1। तो ये हो गया इसका इंपेरिकल फार्मूला। तो 2 किसका था हाइड्रोजन का था, तो हम लोग को उसको लिख सकते हैं 2:1:1 या फिर और ये किसका रेशियो है हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2Cl, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। तो इस टाइप से इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगर इसका CH2Cl का अगर मोलिकुलर मास निकाले तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है और एक का होता है 1, तो 2 हो गया, और क्लोरीन का 35, तो टोटल कितना हो गया 49, ठीक है। और अगर इसको अच्छा से अगर निकालना चाहे तो अच्छा से यहाँ पे निकाला गया है एग्जैक्ट वैल्यू लेके 12.01 होता है कार्बन का, ठीक है, और 2 × 1.008 मतलब 2 है हाइड्रोजन और एक का होता है 1.008 और 35 क्लोरीन का, तो ये टोटल में हो जाएगा 49.48। तो अगर हम लोग निकालना चाहे कितना नंबर ऑफ मोल हम लोग को रिक्वायर्ड होगा, तो इसके लिए हम लोग को मोलर मास और इंपेरिकल फार्मूला का जो मास है वो उसको डिवाइड कर देना होगा। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग क्या मिल जाएगा 98.96, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे देखिए 98.96
ग्राम दिया हुआ था मोलर मास इसका, तो हम लोग वो कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2 मोल। यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए इम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या हो गया, CnH2n Cln। मतलब देखिए अगर 2 ले रहे हैं तो इसको 4 लेना हो रहा है और उसको भी 2 लेना हो रहा है, तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला इस टाइप से हो गया। और मोलिकुलर मास का फार्मूला इस टाइप से CnH2H4 और Cl2। इसके बाद और हम लोग के पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास निकालना है C6H12O6 का। तो कार्बन का होता है 12 × 6 कितना हो गया 72, और H12 हाइड्रोजन का हम लोग जनरली 1 कंसीडर करते हैं तो क्या हो गया 12 हो गया, और ऑक्सीजन है 6, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 16 लेते हैं ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास, तो 16 × 6 96। इसको अगर जोड़ दिए तो हम लोग को मिल गया 180 ग्राम। यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद H3PO4 का अगर मोलिकुलर मास का बात करेंगे, हाइड्रोजन 3 है मतलब 1 × 3 3 प्लस P फॉस्फोरस जो होता है इसका 31 मोलिकुलर मास हम लोग कंसीडर करते हैं, और ऑक्सीजन का 4 एटम है तो 16 × 4, तो हम लोग को 98 म्यू मिल जाएगा इसका आंसर। इसके बाद H2SO4 का अगर हम लोग ध्यान दें, H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है, ठीक, तो हाइड्रोजन का हम लोग 1 जनरली कंसीडर कर रहे हैं। अगर एग्जैक्ट अगर करना है तो आपको 1.00 जो होता है उसको कंसीडर करना होगा। तो हम लोग इसको सिंपली लिख दिए, हाइड्रोजन 2 है, उसके बाद सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4, तो इसको ऐड करके हम लोग अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 2 × 1 = 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 एंड 6 और 3 9, तो 98 म्यू इसका आंसर हो जाएगा। यही दिया हुआ है। C6H12O6 ये जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, इसका अगर निकालना चाहें तो 12 × 6 = 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन हम लोग के पास 6 एटम है तो 16 × 6 96 हो गया, 12 और 72, तो इसको अगर निकालेंगे तो 180 म्यू यूज करेंगे। इसके बाद MgSO4.7H2O, तो मैग्नीशियम का हम लोग 24 कंसीडर करते हैं, एक है तो ×1 प्लस सल्फर का 32 और एक एटम है इसलिए ×1, इसके बाद O4 मतलब 16 × 4 और 7H2O का 7 और H2O का होता है 18, 2 और 16 कितना हो गया 2 + 16 = 18, तो इसका 18 कंसीडर करते हैं तो 18 × 7 करना होगा, ठीक है, तो 24 + 32 + 64, और इसका वाटर का इसमें कंसीडर करना तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए Mg का कितना है 24 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 4 मतलब मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 × 16 प्लस 7H2O मतलब 7 × 18। H2O का अगर निकालते हैं तो 2 + 16 करना होगा, तो H2O का मतलब 18 हो गया, ठीक, इसको ऐड कर दीजिए आपका आ जाएगा। इसके बाद है K4FeCN का होल 6, पोटेशियम का होता है 39 और 4 मॉलिक्यूल है तो हम लोग × 4 करेंगे। इसके बाद आयरन का 55 और CN साइनाइड का होता है, कार्बन का क्या हो गया 12 और नाइट्रोजन का 14, तो 14 + 12 कितना हो गया 12 + 14 हो गया 4 2 6 26 हो गया, ठीक, तो 26 × 6 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 156, 55 × 156 हम लोग को मिल गया 8580 और इंटू यहाँ पे 39 × 4 करेंगे तो 234, ये हो गया इसका मोलिकुलर मास। इसी तरह से यहाँ पे निकाला हुआ है। इसके बाद देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n × 10⁻n। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं n × 10⁻n
स्मॉल n, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल N क्या चीज़ को दिखा रहा है, कैपिटल एक नंबर है विथ अ सिंगल नॉन जीरो वैल्यू, मतलब इसका जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होता है, ठीक है। टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब देखिए जैसे कि 68 है तो इसको हम लोग 6.8 इंटू 10 टू द पावर 1 इस फॉर्म में दिखाएंगे। तो यही जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जहाँ पे स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n कोई भी इंटीजर होता है जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को सीखना है राउंडिंग ऑफ के बारे में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में अगर करना है तो देखिए 52.805 है तो इसको ये 52 पॉइंट नहीं है, 52805 है। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो देखिए पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे लाना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग को पॉइंट लाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, 1 2 3 4 मतलब 4 डिजिट इधर खसका रहा है तो इसको 5.2805 इंटू 10 टू द पावर 4 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस में 4, ठीक है। जब भी पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो हम लोग प्लस में पावर यूज़ करते हैं, और जब भी राइट साइड में शिफ्ट करना है तो हम लोग माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि 16.29 यहाँ पे है तो इसको अगर करना है तो हम लोग इसको लिखेंगे 1.69 इंटू 10, ठीक, 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद इसी टाइप से साइंटिफिक नोटेशन में किया हुआ है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ करने का। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, देखिए दीज रूल और प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर होल नंबर्स। ये होल नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो भी मतलब पॉइंट में जो नंबर होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर सबसे पहला पॉइंट है अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम है, देन प्रीवियस डिजिट रिमेन्स सेम। तो इसमें क्या करते हैं, प्रीवियस डिजिट को सेम रख देते हैं। जैसे कि देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है, 2 क्या है, लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो हम लोग इसको देख लीजिए 6.8 ही कंसीडर कर दिए, प्रीवियस डिजिट को सेम रख दिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इफ़ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, मतलब अगर लास्ट डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है देन द प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज बाई 1 से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि 6.86 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस डिजिट यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट डिजिट ये 6 है, मतलब 6 क्या है, 6 5 से छोटा है, ठीक है। तो इसका जो बगल वाला डिजिट है उसको एक बढ़ा दिए, देखिए 6.8 था, इसको कर दिए हम लोग 6.9। इसके बाद देखिए इफ़ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर लास्ट डिजिट हम लोग का 5 रहता है एंड द प्रीवियस डिजिट, और प्रीवियस डिजिट अगर इससे पहले वाला डिजिट अगर ओड रहेगा देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे कि अगर 6.95 लास्ट डिजिट 5 है और उससे पहला डिजिट और है तो प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक बढ़ा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 6.9 में अगर 9 में एक बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखिए इफ़ द लास्ट डिजिट इज 5 एंड प्रीवियस डिजिट इज इवन नंबर, अगर लास्ट डिजिट 5 है जैसे कि 6.85 है, ठीक है, लास्ट डिजिट इवन नंबर है, देन द प्रीवियस डिजिट रिमेन्स सेम, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6.8 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग को सीखना है बेसिक किस टाइप से। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, देखिए 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है, तो इसमें देखिए 10 टू द पावर इसका और इसका बेस सेम है तो ये बेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 10 टू द पावर 5 प्लस 8 हो गया, ठीक। और इधर देखिए इधर बच क्या गया 5.6 इंटू 6.9, तो इसको इस टाइप से लिख दिए, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को मिला 38.64, और इसको सम किए 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, वही लिखा गया है। तो इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ये सब का। इसमें देखिए बेस किसका सेम है 10 टू द पावर -2 और -6 कितना हो गया -8 हो गया, और इधर 9.8 इंटू 2.5 की तो हम लोग को 24.5। अब देखिए ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 24.50 इंटू 10 टू द पावर
-8 है। इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो 2.4 इंटू 2.450 इंटू 10⁻⁻8 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 बचेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग को कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया। तो देखिए 2.5 इंटू 10⁻⁻2 बीच में है हम लोग के पास माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद है 4.8 इंटू 10⁻⁻3। तो इसमें हम लोग को बेसिकली ध्यान देना है क्या चीज़ हम लोग किस टाइप से करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग के पास कॉमन क्या है 10⁻⁻2 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें अगर 10⁻⁻2 अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचा क्या 2.5 बचा 2.5। अब बीच में माइनस डालना होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो अब इसमें क्या बचा 4.8 बच गया है 4.8। आप देखिए -2 कॉमन निकाला है तो 10⁻⁻8 -1 मतलब इसमें कॉमन है तो इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर मतलब 10⁻⁻1 को क्या डिवाइडेड बाई 10 होता है तो पॉइंट क्या होगा एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.48 इसको हम लोग 0.48 लिखेंगे। ये गलत है यहाँ पे और गलत नहीं है मतलब अभी कॉमन नहीं निकाला यहाँ पे सही बनाया है। यहाँ कॉमन देखिए कॉमन निकाल दिया 10⁻⁻2 को 2.5 माइनस 0.48। तो इस टाइप से हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग के पास आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन में सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग को ये बताता है कि मास को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है देखिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं 2 मोल अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन, ठीक है, तो हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है 2H2O मिल रहा है। तो इसका जो अगर इसमें हम लोग सिंपल H2 + ½ O2 कंसीडर करते हैं, ठीक H2, तो इसमें देखिए मास ऑफ जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 4 हो गया और एक ऑक्सीजन का केवल कितना होता है 16 होता है। तो दो मॉलिक्यूल है तो हो जाएगा इसका 32। तो इसको ऐड किए तो 36 और प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल H2O का बताया कि 18 होता है 18 2 कितना 36। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम लोग के पास आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग को बताता है अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज एग्जिस्ट सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वे। फॉर एग्जांपल वाटर। तो देखिए अगर हम लोग एक प्योर कोई भी केमिकल कंपाउंड लेते हैं जैसे कि वाटर भी लेते हैं वाटर, तो हम लोग पानी कहीं का भी ले तो उसका जो सेम एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वे। मतलब अगर हम लोग वाटर लेते हैं टेप का नल का लेते हैं या फिर कहीं का भी लेते हैं तो इसमें देखिए वाटर और H2O में क्या हो गया वाटर और इसका अगर मास निकाले इसका मास क्या हो गया 2 × 1 और अगर ऑक्सीजन का निकालें H2 का ये हाइड्रोजन का हो गया हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का अगर निकाले तो ऑक्सीजन का कितना 16 हो गया ना। तो ये दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं 2:16 कितना आता है 1:8 आता है, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा हम लोग कहीं का भी ले नल का पानी ले या फिर कहीं का भी पानी ले उसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या बोलता है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड्स विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो पहला का जो मास होता है वो दूसरा के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। इसको समझने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं देखिए H2 + ½ O2 ये मिल के बन रहा है H2O, ठीक है। तो इसमें देखिए H2 का मास कितना हो गया 2 ग्राम 2 है, ठीक है। और इसका ½ O2 क्या हो जाएगा ½ O2 मतलब
32 का हाफ, 32 का हाफ मतलब 16। देखिए 2 और 16 मिलके कितना 18 बना रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर H2 प्लस हाफ O2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 2H2 हो जाएगा, 2H2 प्लस O2, ये मिलके कितना बनाएगा 2H2O बनाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में देखिए 4 ग्राम, 32 ग्राम और 36 ग्राम। तो ये जो ऊपर में 2 ग्राम लिया और 4 ग्राम, इसका रेशियो हमेशा क्या रहा है, देखिए 2:2। देखिए ये हमेशा क्या रहा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहा, इसी को समझाना चाहता है। इसके बाद है गे-लुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुजेक का गैसियस वॉल्यूम का लॉ क्या बोलता है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर एवर गैस कंबाइंस टू प्रोड्यूस अनदर गैस, जब दो गैस मिलके कोई तीसरा चीज बनता है, देयर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है। जैसे कि अगर इसमें देखिए, इसमें H2 प्लस हाफ O2 मिलके H2O बना रहा है, और इसमें देखिए N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। तो N2 का क्या 1 मोल और इसका 3 मोल हम लोग यूज़ किए, तो हम लोग को क्या मिला 2 मोल मिला NH3। तो इसका जो रेशियो है हमेशा क्या हुआ 1:3:2। यही गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यही हम लोग को बताता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एवोगैड्रो लॉ के बारे में। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे तो हम लोग को इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में कंसीडर कर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर हम लोग को, और जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो हम लोग को कांस्टेंट रखना है। इफ़ ऑल द गैसेस हैव कांस्टेंट 22 पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमेशा क्या रहेगा 22.4 लीटर ही हम लोग को वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग को जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इक्वल नंबर में मिलेगा। जैसे कि और एवोगैड्रो नंबर का इसमें वैल्यू बताया गया है 6.022 × 10⁻23। इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखिए क्या बोलता है। जॉन डाल्टन डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय दिस थ्योरी। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में सबसे पहले डाल्टन इसी थ्योरी के बेसिस पे बताए थे। द मेन पोस्टुलेट्स, डाल्टन का जो मेन पोस्टुलेट्स है वो इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला पोस्टुलेट्स है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मतलब मैटर क्या बना हुआ है, मतलब एक एक एटम से मिलके बना हुआ है, ये कहना चाहता है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। तो हर एक एटम का क्या है, एक अपना अलग प्रॉपर्टी है और एक अपना आइडेंटिकल मतलब अपना मास है, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड वेयर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन फिक्स रेशियो। तो अलग अलग एटम जो होता है अलग अलग मास का वो कोई भी कंपाउंड में कंबाइन होता है, लेकिन व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन फिक्स रेशियो, तो जब फिक्स रेशियो में अलग अलग एटम का एलिमेंट कंबाइन करता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज देयर आर नाइदर ऑब्जर्व्ड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो कोई भी एटम होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। देखिए एटोमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। मतलब कोई भी एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन में कितना एक एटम है, H2 भी कितना है, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक एटम है। और NH3 में देखिए इसमें क्या हो गया, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है 3 है, इसका एटोमिसिटी क्या हो गया 4 हो गया, ठीक।
द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में कितना एटम रहता है। तो देखिए इसमें H2 में क्या है, H2 में 2 एटम है, तो इसमें इसका एटोमिसिटी 1 नहीं होगा, इसका एटोमिसिटी हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन का निकालें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, उसका एटॉमिक नंबर है, और इनटू क्या करेंगे 1/12 ऑफ कार्बन एटम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इसी टाइप से, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। रिलेटिवली मतलब हम लोग क्या चीज़ करते हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं वो कार्बन 12 एटम से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक। इसमें देखिए एटॉमिक मास ऑफ अ नंबर विच एटॉमिक मास ऑफ अ नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एटम्स और एलिमेंट्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एटॉमिक मास क्या है, वो ऐसा नंबर है जो कार्बन से तुलना करता है, कंपेयर करता है कि कितना गुना है। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यूनिट का जो यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट का, एटॉमिक मास यूनिट, बट हाउ अ डेज यूनिफाइड मास यू इज यूज्ड। तो देखिए अभी के दौर पे एमयू के जगह में हम लोग म्यू का यूज करते हैं, वही बता रहा है। जैसे कि नाइट्रोजन का क्या होता है 14 एमयू होता है, इसको हम लोग 14 यू बोलते हैं, यू मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। इसके बाद देखिए आइसोटोप्स क्या होता है, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि H11 और ले ले H12, मतलब एटॉमिक नंबर इसका क्या है सेम है लेकिन मास नंबर क्या है अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोप्स। जैसे कि कार्बन का आइसोटोप्स के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आइसोबार क्या होता है, जिसका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। देखिए द एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें तो आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम का, आर्गन क्या होता है, आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है, और एटॉमिक मास हो जाता है 14। और अगर कैल्शियम का बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास 40। देखिए इसका एटॉमिक मास दोनों का क्या हो गया सेम है, तो इस टाइप से बताया गया है। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के केस में एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे कि क्लोरीन का हम लोग को 2 चीज़ पता है, एक होता है 35 और एक होता है 37। तो इसका जो ये जो एग्जिस्ट करता है 3:1 में एग्जिस्ट करता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे 35 × 3 किए और 37 × 1 और दोनों को ऐड करके उसके बाद 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए। देख लीजिए तो हम लोग को क्या मिला 35.5। तो वही हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि आर्गन का भी इसी टाइप से किया जाता है कंसीडर। इसके बाद देखिए ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इन ग्राम, मतलब कोई भी एटॉमिक मास, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जब हम लोग ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद हम लोग के पास है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट में व्हेन एटॉमिक वे और मोलिक्यूल्स वे इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब हम लोग इन ग्राम देन एटम इज कॉल्ड मोल। जब हम लोग एटॉमिक वेट या फिर मोलिकुलर वेट को क्या चीज में दिखाते हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको ग्राम में दिखाते हैं। देन दी तो देखिए 1 मोल का कॉन्सेप्ट इस टाइप से है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास 16, ठीक है। तो 16 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे 1 मोल। इसी टाइप से 12 ग्राम कार्बन को क्या बोलेंगे 1 मोल, ठीक है। 18 ग्राम H2O, H2O देखिए H2O
H2O इस प्रोपोर्शन में इस 2 मोल हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो H2O का जो मोलिकुलर मास होगा इसको हम लोग बोलेंगे 1 मोल H2O। तो देखिए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है, 1 मोल में जो भी एवोगैड्रो नंबर होता है उतना नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वही बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखिए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग में कर सकते हैं गिवन मास इन ग्राम, मतलब गिवन मास बाय मोलिकुलर मास भी करते हैं, ठीक है। पहला गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, जैसे कि 40 ग्राम है NaOH, ठीक है, तो 40 ग्राम हम लोग क्या हो गया गिवन मास। और NaOH का अगर मास निकाले, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 40 हो गया, ठीक। 40/40 मतलब 1 मोल आ गया, ठीक। इसके बाद अगर 400 ग्राम ऑफ CaCO3 अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो 400 ग्राम क्या हो गया 400 गिवन मास, और CaCO3 का अगर हम लोग मोलिकुलर मास निकालें तो हम लोग को मिलेगा 40 हो गया कैल्शियम का, कार्बन का हो गया 12 और 48, 16 3 जा कितना होता है ऑक्सीजन का 16, 16 3 जा 48, ये तीनों को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है 100 मिलेगा, ठीक है। तो हो गया 400/100, तो हम लोग को मिल गया 4 मोल, वही यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल अगर दूसरा टाइप से निकालना है तो इसमें और फॉर्मूला दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो भी हम लोग को नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, जैसे कि 3.6 इंटू 10⁻25 नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ O2 दिया हुआ है। तो हम लोग उसको एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए तो हम लोग को मिलेगा, देखिए 6 × 10 = 60 मोल निकल गया। और एक तरीका है नंबर ऑफ मोल निकालने का, वॉल्यूम ऑफ गैस STP पे अगर दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइड STP पे हम लोग का क्या होता है 22.4 लीटर होता है कोई भी गैस, ठीक है, 22.4 लीटर, ठीक है, तो इससे डिवाइड करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन अ इन ग्राम, मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस ग्राम में दिया हुआ रहता है, उसी को क्या बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल, जैसे कि O2 का 1 मोल का अगर निकाले तो क्या हो गया 32 U हो गया, तो इसको हम लोग 32 ग्राम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, ठीक है, कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास इसका निकालना है, ठीक। तो देखिए गिवन क्या है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या दिया हुआ था, मास एन एलिमेंट इज इतना, ठीक है, एक एलिमेंट का एक एटम का मास इतना दिया हुआ है 6.66 इंटू 10⁻24। नंबर ऑफ मोल क्या होता है मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है, या फिर गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना, तो इसी को गिवन मास है, ठीक है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो ये हो गया। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या निकालना था मोलिकुलर मास ना, मोलिकुलर मास हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एटम का जो भी मास होता है उसको क्या करेंगे, देखिए एक मोलिक्यूल में क्या होता है, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के उतना होता है, तो हम लोग एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को मिलेगा 3.3996, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड कंटेंस 4.07% हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन है। इसके बाद 24.27% कार्बन दिया हुआ है और 71.65% क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। तो इट्स मोलर मास इज, और इसका मोलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, तो इस केस में इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन का मोल निकाल लिए, ठीक। ये क्वेश्चन हमको लगता है हम ऊपर में ही करा दिए हैं। 4 मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकाले, कार्बन का मोल क्या हो गया 2 मोल आ गया, ठीक, और इसका इतना आ गया। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, टोटल सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग 100 ग्राम कंसीडर कर लेते हैं अपना आसानी के लिए। 100 ग्राम करेंगे तो हम लोग का जितना परसेंट दिया होगा उतना
ग्राम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी टाइप से इसको किया गया है। उसके बाद देखिए सिंपल होल रेशियो तभी जो आया था 2:1:1 वही इसमें दिखाया गया है। नाउ फाइंडिंग द मास ऑफ दिस इम्पेरिकल फार्मूला। इसका अगर मास निकाले तो हम लोग को 49.48 मिला। तो हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मोलर जो हम लोग को गिवन मोलर मास कितना था 98.96 से डिवाइड कर दिए तो 2 नंबर ऑफ मोल हम लोग को निकल गया, ठीक है। और इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया CH2Cl, कहे कि हाइड्रोजन क्या था दो था और बाद बाकी एक था। फॉर फाइंडिंग मोलिकुलर फार्मूला वी विल मल्टीप्लाई दी ऑब्टेन्ड इम्पेरिकल फार्मूला बाई n। तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2n ClN हो जाएगा, ठीक। तो अगर n इक्वल टू अगर 2 है तो C2H4Cl2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आया है ना, तो C2H4 ये ओरिजिनल वाला हो गया जो हम लोग किए थे। इसके बाद देखिए परसेंटेज कंपोजिशन, ये क्या होता है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है इस कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास हम लोग निकालेंगे बाय मोलिकुलर मास निकालेंगे इनटू 100, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 100 मास परसेंट हो जाएगा। जैसे कि H2O का निकालना है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। तो देखिए टोटल अगर मोलिकुलर मास H2O का निकाले तो हम लोग को मिलेगा 18। तो इसमें हाइड्रोजन कितना होता है 2 होता है, हाइड्रोजन का हो गया 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2/18 इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 200/18। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11.12 आ जाएगा परसेंट। ये हो गया मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल किसको बोलते हैं, C2H5OH को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, ठीक। तो इथेनॉल में अगर निकालना है तो इथेनॉल का सबसे पहले मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास। तो 12 इंटू 2, 12 होता है कार्बन का, 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना है 5 है तो 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इसी को ऐड कर दिए तो हम लोग को मिला 46। अब देखिए सबसे पहला केस में अगर कार्बन का निकालना है, कार्बन इसमें कितना है 2 है, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का कितना हो गया 12, 12 इंटू 2 कितना 12 2 जा 24 हो गया, ठीक है। तो 24/46 इंटू 100 करेंगे तो इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 52.17% इसका हो जाएगा, किसका कार्बन का। इसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मास परसेंट अगर हाइड्रोजन का निकालना, हाइड्रोजन कितना 6 था और एक का मास 1, मतलब 6/46 इंटू 100 तो हम लोग को मिलेगा 13.04%। इसी टाइप से ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हम लोग के पास था, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है ना, तो इसलिए 16/46 इंटू तो हम लोग को मिल गया 34.78 यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, ठीक। इम्पेरिकल फार्मूला, आप देखिए इम्पेरिकल फार्मूला के बारे में बताया हुआ है। इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला। वो केमिकल फार्मूला होता है जो एक्सप्रेस करता है सिंपलेस्ट होल रेशियो को, ठीक है, और वेरियस एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट कोई भी चीज़ में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है C6H12O6 का, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा 1:2:1। इसके बाद देखिए मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एक्चुअल होल नंबर ऑफ एन एटम। कोई भी एटम का जो एक्चुअल होल नंबर है, मतलब कितना एटम किसका प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। जैसे कि अगर हम लोग ग्लूकोज का बात करें, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 होता है। तो इसमें इन विच द एक्चुअल इसका रेशियो क्या है 6:12:6, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। अब इम्पेरिकल और मोलिकुलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, तो देखिए जो मोलिकुलर फार्मूला होता है तो इम्पेरिकल फार्मूला में मतलब कुछ टाइम्स होता है। जैसे कि इसमें देखिए
इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू मतलब 6 इसमें कॉमन आ सकता है 1:2:1, ठीक है। 1:2:1 क्या था, इसका था इसमें इम्पेरिकल फार्मूला था। देखिए तो n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला बोल सकते हैं, वही इसमें बोला गया है। देखिए n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 जो भी कॉमन आ रहा है। इसके बाद देखिए वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो ये रेशियो है। रेशियो किसका है, रेशियो ऑफ अ मास वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रेशियो है मास, रेशियो ऑफ मास ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ गैस। कोई भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हम लोग कोई भी गैस लेते हैं तो उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन से जब हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन लेना है टेम्परेचर और प्रेशर का। इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग अगर मान लेते हैं 1 kg में, ठीक है, 1 kg अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं, इसमें हम लोग को अगर पता है कि 1/4 kg शुगर ही अगर डिजोल्व हो पाता है, ठीक है, तो अगर हम लोग 1 kg पानी ले रहे हैं और चीनी अगर मान लेते हैं 50 ग्राम ही ले रहे हैं, तो कम कौन हो जा रहा है, चीनी कम हो जा रहा है पूरा कंप्लीटली डिजोल्व होने में। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसी को बोलते हैं। देखिए इफ़ एनी केमिकल रिएक्शन वन रिएक्टेंट रिएक्ट्स विथ अदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट रिएक्ट करता है कोई दूसरा से विथ अनदर रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो वो कोई प्रोडक्ट देता है। इफ़ एनी केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट विल प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड अमाउंट में रहेगा तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए इन रिएक्शन 3 ग्राम हाइड्रोजन अगर यूज कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहा है कितना से, 28 ग्राम ऑक्सीजन से, और हम लोग को दे रहा है H2O। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन है। तो इसमें देखिए 3 ग्राम क्या चीज रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, तो देखिए हम लोग अगर इसका इक्वेशन लिखे H2 प्लस O2 मिलके H2 प्लस हाफ O2, ये मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखिए 4 ग्राम अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेते हैं, और 4 ग्राम क्यों लेते हैं, जैसे कि देखिए H2 प्लस 2H2 प्लस, अगर इसको बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2H2 प्लस हाफ O2 लेना होगा, प्लस O2 लेना होगा। O2 ये मिलके क्या बनाएगा, H2O, 2H2O बनाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मोलिकुलर मास निकालते हैं तो कितना आएगा, 4 ग्राम, और इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो टोटल अगर हम लोग 1 मोल H2O का कितना होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल है तो 36 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम लोग के पास हाइड्रोजन कितना है, 3 ही ग्राम है, ठीक है, और ये है हम लोग के पास 29 ग्राम। तो 3 ग्राम को अगर रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो 3 ग्राम को रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को कितना ज़रूरत पड़ेगा, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, तो कितना से रिएक्ट करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 32/4, देखिए 32/4, ये दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं, 32/4 इंटू 3, हमको 3 निकालना है, 3 का निकालना है। तो 32 मतलब 3 ग्राम कितना के साथ रिक्वायर्ड होगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हेयर लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मतलब देखिए हम लोग के पास सफिशियंट अमाउंट में क्या है, 29 ग्राम ऑक्सीजन हम लोग के पास सफिशियंट अमाउंट में है, लेकिन कम कौन हो जा रहा है, कम हो जा रहा है हम लोग के पास हाइड्रोजन। अब देखिए हेयर 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितना, 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। टोटल यूज कितना हो रहा है, टोटल मतलब प्रोडक्ट बन रहा है 27 ग्राम, 27 ग्राम। हेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड इज, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O कितना फॉर्म हो सकता है इससे, 3 ग्राम हाइड्रोजन और कितना ग्राम था, 20 कितना दिया हुआ था, 29 ग्राम ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑक्सीजन से हम लोग मैक्सिमम हम लोग 27 ग्राम 27 ग्राम हम लोग H2O फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
यही बता रहा है। इसके बाद देखिए नाउ द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स लेफ्ट, मतलब रिएक्टेंट कितना बच जाएगा। तो देखिए अगर 24 ग्राम यूज हो रहा है, ठीक है, और हम लोग को कितना मिला है 29 मिला है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना 5 ग्राम हम लोग के पास ऑक्सीजन लेफ्ट हो जाएगा, 5 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट हो जाएगा। यही बताया गया है इसमें, ठीक। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी कंटेनर है, अगर कोई भी चीज़ को डिजोल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में ऊपर से हम लोग डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। देखिए बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सोल्यूशन इसको बोलते हैं सोल्यूशन इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब कोई भी सोल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सोल्यूशन। अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है बहुत सारा। सबसे पहला स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में हम लोग लेंगे स्ट्रेंथ निकालने के लिए। इसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड है, जिसका डेफिनेशन है स्ट्रेंथ का, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम में हम लोग लेना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट को प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, पर लीटर सोल्यूशन में जो भी रहेगा। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर है। ऊपर में ग्राम, यहाँ पे देखिए इसको ग्राम में ले रहे हैं और नीचे में क्या है लीटर में, तो ग्राम लीटर इनवर्स हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। इसके बाद मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, इसी को बोलते हैं मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, तो अगर कोई भी एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है, कोई भी कंपाउंड में है, जैसे कि अगर कुछ भी H2O है, ठीक है, H2O अगर मान ले रहे हैं तो इसमें क्या है हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का 2 हो गया बाय 18 इंटू 100 जब हम लोग कर देंगे तो इसका ये मास परसेंट आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। इसी टाइप से निकालना है, देख लीजिए। इसके बाद इफ ए एंड बी आर 2 कंपोनेंट्स, मास परसेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये क्या है डब्ल्यू ए है, गिवन मास ऑफ ए, डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ ए को हम लोग सोल्यूट मतलब अगर मास परसेंट ए का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो गिवन मास ऑफ ए बाय गिवन मास ऑफ ए प्लस गिवन मास ऑफ बी इंटू 100, मतलब ये क्या है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी सोल्यूशन को बता रहा है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला ही, बस इसी को इलेबोरेट करके थोड़ा अच्छा से बताया गया है। वेयर डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। इसके बाद देखिए वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ एक्स, एक्स का अगर कुछ वॉल्यूम परसेंट अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ एक्स का वॉल्यूम निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है, बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है। तो वी ए बाई वी ए प्लस बी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखिए पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPM भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, जैसे कि अगर हम लोग डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के बारे में अगर निकालना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग का एटमॉस्फेयर में कितना डस्ट है, तो डस्ट का अमाउंट क्या होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उसको मिलियन में कंपेयर करते हैं, मतलब मिलियन में कितना पार्ट है पर मिलियन में। देन PPM ऑफ ए, तो इसके लिए भी इसी टाइप का फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास ऑफ ए बाय टोटल मास इंटू, अब इसमें इंटू 100 करते थे तो इसमें क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 1 मिलियन में क्या होता है 10 टू द पावर 6 होता है, इसलिए। इसके बाद देखिए मोलारिटी और मोलालिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी होगा उसी को हम लोग बोलेंगे उसका मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे लीटर में ले लेंगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट करना है NaOH का, ठीक है, इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इट्स 4 ग्राम इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मोलारिटी कैलकुलेट करना है किसका NaOH का, तो NaOH का अगर हम लोग मोलिकुलर मास निकालना चाहें तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 7673 0
2 3 4 40 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसका मोलरिटी निकाल रहा है तो गिवन मास कितना है, गिवन मास हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम बाई मोलर मास 4/40, 4 डिवाइडेड बाई 40 इंटू अब देखिए अब इसमें क्या है 250 ml है, ठीक है। तो ml को क्या करना होगा, लीटर में करना होगा, तो 250 बाय 100, तो देखिए मोलरिटी इक्वल टू होता है गिवन मास बाय इंटू 1000। जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में लेते हैं तो ऊपर में क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यही किया गया है। देखिए गिवन मास है हम लोग के पास 4/40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 0.4 m, और देखिए मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए मोलारिटी इक्वेशन इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो एक मोलारिटी का इक्वेशन है m1v1 इक्वल टू m2v2। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि m1 का वैल्यू इतना है, ठीक है, v1 का वैल्यू इतना है और v2 का वैल्यू इतना है, तो m2 का वैल्यू क्या होगा, तो इसी में हम लोग पुट करके m2 को x मान लिया गया। देखिए x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो आ जाएगा, ठीक। इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद द डेंसिटी ऑफ 3m मतलब 3 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी, अब इसमें देखिए मोलालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मोलालिटी देखिए मोलारिटी हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 3m और डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम। और अगर NaCl का अगर हम लोग मोलिकुलर मास निकालना चाहें, NaCl सोडियम कितना हो गया 23 और क्लोरीन का 35.5 लेते हैं तो हम लोग को मिल गया 58.5। अगर टोटल मोलिकुलर मास निकालना चाहें तो देखिए इसमें दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ 3m बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए डेंसिटी इक्वल क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो हम लोग ले लेंगे मास इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं मास इन केजी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो डेंसिटी कितना है 1 लीटर इंटू 1.25 ग्राम पर, तो हम लोग के पास मिल जाएगा 1250 ग्राम, ठीक है। तो देयरफॉर सोलवेंट जो हम लोग सोलवेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, सोलवेंट का मास क्या हो जाएगा, सोलवेंट का मास 1250 क्या हो गया टोटल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो उसमें से हम लोग सोल्यूट घटा देंगे, सोल्यूट हम लोग के पास कितना था 175.5, ये था सोल्यूट, कहे कि 3m यूज कर रहे थे ना, तो ये हो गया सोलवेंट और सोल्यूट हम लोग के पास ऊपर में था। अब देखिए मोलारिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये होता है मोलारिटी, और मोलारिटी को दिखाते हैं हम लोग स्मॉल m से। तो इसी को सोल्व कर दिया गया है। तो देखिए मोलारिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मोलारिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन। तो कोई भी सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल 1 kg सोल्यूशन में डिजोल्व होता है उसको क्या बोलते हैं मोलारिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इसको क्या चीज़ से दिखाते हैं छोटा m से दिखाते हैं, छोटा m स्मॉल m, ठीक। यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, अब देखिए मोलारिटी का यूनिट क्या होता है मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल बाई केजी में लेते हैं इससे, और मोलालिटी का ये हो गया, और मोलारिटी का होता है मोल पर लीटर, क्योंकि पर लीटर का कॉन्सेप्ट आया था मोलारिटी में, ठीक है। अब देखिए मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट। इसमें देखिए इसमें सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, इसमें सोलवेंट ले रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, मतलब कोई भी नंबर में
टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होता है लास्ट नंबर को भी इंक्लूड करके, ठीक है, सर्टेन और अनसर्टेन नंबर। अब सर्टेन नंबर और अनसर्टेन नंबर क्या होता है उसको भी बताएंगे, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए एग्जाम्पल्स इसको समझने से अच्छा समझ में आएगा। इसमें देखिए 14.5678 है, ठीक है, तो इसमें क्या है 8 हम लोग को अनसर्टेन मिला है, मतलब ये हम लोग कंफर्म नहीं है कि 8 ही है, ठीक है। तो सर्टेन और अनसर्टेन का नंबर को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें इसमें देखिए कितना सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका सिग्निफिकेंट कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 6 है, मतलब सर्टेन और अनसर्टेन दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक। अब देखिए रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या रूल है। सबसे फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर कंसीडर कर रहे हैं, उसके बीच में अगर जीरो रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, ठीक। तो जैसे कि देखिए 160201 है, ठीक है। और देखिए जीरो डिजिट्स एज वेल एज द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें देखिए, इसमें ना हम लोग अगर इधर लेफ्ट साइड में जीरो कंसीडर कर दे रहे हैं, तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया 5, जैसे कि 576 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3 डिजिट है, तो 3 हो गया, ठीक। इसके बाद सेकेंड रूल दिया हुआ है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो देखिए कोई भी नंबर के अगर लेफ्ट में केवल जीरो रहेगा तो इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.05, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, केवल 1 हो गया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इस दोनों को सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, ठीक। ये है सेकेंड रूल। इसके बाद रूल नंबर 3 वो हम लोग को बता रहा है इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरो बट देयर जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मतलब देखिए अगर कोई भी नंबर 1 0 है तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे इस जीरो को, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट 0 है, अगर डेसिमल के बाद 0 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। और केवल अगर 1000 है, अगर डेसिमल नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा। यही इसमें अंतर बताया गया है, ठीक। इसके बाद देखिए रूल नंबर 4 क्या है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरो, अगर कोई नंबर 0 से एंड करता है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट देयर जीरोज आर नॉट टू बी राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट में नहीं है, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखिए इसी को केवल सिग्निफिकेंट मानेंगे। ये 1 0 0 कितना भी जीरो रहेगा, इस जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, वही बताना चाह रहा है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। तो कोई भी कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल के जो रेशियो निकालेंगे उसी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। तो देखिए नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को अगर ए का Na से दिखा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, अगर कोई कंपोनेंट बी है, ठीक है, NB, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल Na + NB होगा। तो यही हो गया। इसको मोल फ्रैक्शन को x से दिखाते हैं, x ऑफ ए निकाल रहे हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको x = Na + NB इस टाइप से दिखाएंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है। शुगर सिरप का वेट कितना दिया हुआ है, 214.2 ग्राम, कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ शुगर का मोलिकुलर फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन में कितना शुगर है। तो सबसे पहले मोलिकुलर मास अगर शुगर का निकालते हैं तो 12 कार्बन एटम है तो 12 × 12 144 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 22 है तो 22 ही, और ऑक्सीजन 11 मतलब 16 × 11 क्या हो गया 176। तीनों को ऐड किए तो हम लोग को मिला 342। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ Na, शुगर में जो Na है उसका नंबर ऑफ मोल अगर निकाले तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाई मोलिकुलर मास होता है। तो गिवन मास कितना है, देखिए शुगर सिरप में देखिए इतना ग्राम शुगर है और टोटल सिरप इतना है, मतलब इतना ग्राम शुगर है और बाकी बात क्या है, सिरप में क्या रहता है, बेसिकली पानी रहता है, शुगर और पानी, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर इसमें देखिए नाउ वाटर इन शुगर सिरप, शुगर सिरप में जो वाटर अगर निकालना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2, 34.2 क्या हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से 34.2 ग्राम हम लोग को क्या था, शुगर दिया हुआ था ना, और शुगर का मोलिकुलर मास कितना आया था, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम का ये नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, सोडियम नहीं शुगर का निकाल रहे हैं, ठीक है। शुगर का अगर नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास, तो 0.1 मोल आ गया शुगर का। तो इसमें कितना वाटर रहेगा, जो भी टोटल सिरप है, सिरप का वेट में से जो जितना शुगर है उसको घटा देंगे तो 180 ग्राम क्या हो गया हम लोग का पानी हो गया, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वाटर का अगर नंबर ऑफ मोल निकाले तो कितना 10 मोल पानी आ गया, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है Na/Na + Nb, ठीक है। तो सबसे पहला का मोल फ्रैक्शन क्या आया था वो 0.1 और वाटर का 10 आया था और शुगर का 0.1 ही है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0.09 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉर्मलिटी के बारे में बताया गया, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट क्या होता है इसको भी तो जानना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंस मास, ठीक है। अब इक्विवेलेंस मास क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंस मास होता है मोलर मास बाय एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर चार्ज, ठीक है। अब देखिए एसिडिटी किसको बोलेंगे, ठीक है, एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH माइनस डिस्प्लेस्ड बाय अ बेस, मतलब कोई भी बेस जैसे कि CaOH का होल 2, देखिए OH माइनस कितना डिस्प्लेस कर रहा है, इसमें 2 को कर रहा है ना, तो इसका जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंस मास अगर निकालना है तो देखिए CaOH का होल 2 है, ठीक है, तो OH का होल 2 है, ठीक है, OH का होल 2, तो इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया 74, तो इक्विवेलेंस मास क्या हो जाएगा 74 बाय इसका जो एसिडिटी है, एसिडिटी कितना है 2 है, 74/2 हो गया 37, ठीक है। इसके बाद देखिए बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H+ डिस्प्लेस्ड बाय एन एसिड, एसिड जितना H+ डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा HCl H+ 1 डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका एसिडिटी 1 हो जाएगा, ठीक है, बेसिसिटी मतलब, तो इसका इक्विवेलेंस मास क्या हो जाएगा इसी के मास के बराबर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। इसी टाइप से निकाल सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा अगर हम लोग 0.74 ग्राम क्या ले रहे हैं CaOH का होल 2 डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए नॉर्मलिटी इक्वल क्या होता है गिवन मास हम लोग को कितना दिया हुआ है 0.74 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और लिक्विड का मास क्या है 200 ml। तो हम लोग इक्विवेलेंस मास निकालेंगे, तभी निकाले थे ना, CaOH का होल 2 का इक्विवेलेंस मास कितना 37 आया था, क्योंकि अगर हम लोग इसमें ध्यान दें, देखिए CaOH का होल 2, देखिए इधर था, ये देखिए इसमें कैल्शियम का 40 हो गया और OH का कितना, OH का ऑक्सीजन का 16 और 1 17 2 जा कितना 34 हो गया, तो 74 आया इसका मोलिकुलर मास, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए क्योंकि OH का होल 2 था ना, OH माइनस का 2 आयन था,
तो यहाँ पे 37 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, गिवन मास बाई इक्विवेलेंस मास होता है, तो 0.74 बाई 37। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ देखे थे, देखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हम लोग क्या चीज में लेना है, लीटर में, तो यहाँ पे वही करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम लोग क्या लिए, लीटर में ले लिए, ठीक है। तो इसी को सॉल्व किया तो हम लोग को 0.1 n आ गया आंसर, ठीक है। तो यहीं पे आज का ये पूरा फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।